नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा न्यूज तैयार है अपने इस चुनावी स्टूडियो के जरिए आप तक पहुंचने के लिए। हम लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक इस पूरे चुनाव का हाल आपको बताते रहे। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपने ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टिंग्स देखी और अब जबकि चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम उम्मीदवार अब मैदान में आने लगे हैं। उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं। पार्टियां हालांकि ये कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से अब अपनी तरफ सत्ता को एक बार फिर से लेकर आया जाए, उसकी तमाम प्लानिंग्स चल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां जो लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं, जो लगातार इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन आज हरियाणा न्यूज के इस चुनावी स्टूडियो का शंखनाद हम करने जा रहे हैं और यहीं से ही आपको मालूम होगा कि सरकार बनाने के दावों में कौन आगे है कौन पीछे। हरियाणा के चुनाव की पल पल बदलती तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज पर आपको देखने को मिलेगी। आज इस चुनावी स्टूडियो का शंखनाद होने जा रहा है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी को लीड कर रहे हैं हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भड़ौली साहब। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर और हमारे इस चुनावी स्टूडियो में। आपका स्वागत प्रतिमा दत्ता जी। और ये चुनाव का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। इसमें हरियाणा प्रदेश की जनता का जो मन बना है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है कि लगातार हमारी 10 वर्षों से सरकार रही और किस प्रकार से हमारी सरकार ने जन कल्याण के काम, हरियाणा में विकास की जो गति को तेज करने का काम किया, समान विकास की गति पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में हमने रखी है और उसी का ये परिणाम है। इसके पूरे सवाल मैं आपसे पूछूंगी, डिटेल में एक एक करके चर्चा हम करेंगे, लेकिन स्वागत मैं आपके तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी करना चाहूंगी जो लगातार बीजेपी के मंचों के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं। एक लंबी लिस्ट थी नेताओं की टिकट मांगने वाले, उस लिस्ट को काट छांट के बार बार मीटिंग करके इतना लंबा चौड़ा मंथन करके आपने अपनी सूची जारी की। सूची जारी करने के बाद बहुत सारा बवाल भड़ौली साहब देखने को मिला। तो पहला सवाल तो सूची पे ही कर लेते हैं कि आखिर इतना लंबा मंथन क्यों करना पड़ा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से लगातार शासन, बहुत सारे कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, हम जनता का प्रतिनिधित्व करें और ये अच्छी भी परंपरा है। लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र में ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है और उसी प्रकार से जब हमने अपना नीचे से प्रत्येक विधानसभा में 90 मीटिंगें हुई, उसमें राय शुमारी के नाम से हमने प्रत्येक नेताओं के विचार कार्यकर्ताओं से लिए, उसका फीडबैक लिया, बहुत लंबी सूची बनी। उसके बाद 2 दिवसीय हमारी चुनाव समिति की बैठक गुड़गांव में हुई। सभी 90 विधानसभाओं पर सभी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई और उसके बाद एक सूची जो फाइनल हुई, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ के और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो हमारी 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की, बहुत बड़ी सूची थी, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। और भड़ौली साहब रोकूंगे आपको, लेकिन आपने जिस तरीके से जिक्र किया केंद्रीय चुनाव समिति बैठी, अमूमन होता है केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, अगले ही दिन लिस्ट जारी हो जाती है या उस दिन रात को काफी लेट में भी जारी हो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला, केंद्रीय चुनाव समिति होने के बावजूद भी बार बार बैठकें होती रही। कभी बड़ी बैठक हुई, कभी छोटी टोली बैठी, कभी बड़े नेताओं के साथ बैठा गया, फिर दोबारा से अमित शाह, जेपी नड्डा जी के साथ बैठे और उसके बाद जाके लिस्ट सामने आई। उस वक्त क्या था कि लिस्ट आने वाली थी? उस वक्त कुछ ऐसी थी जो हमारी 67 फाइनल हुई, उसमें फिर दोबारा से सर्वे हमें कराना, बराबर के उम्मीदवार थे। अच्छा, बराबर की ऐसी थी कि ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है। उसका फिर दोबारा से हमने आकलन किया। अच्छा। और 2 दिन का उसमें समय लगा और 2 दिन के समय के बाद वो फिर सूची हमने जो जारी की, जिताऊ उम्मीदवार और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस सूची से ही आपको दिखाई देता है कितने दमदार उम्मीदवार हमने उतारे हैं और सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी चीजों का ध्यान रखा है, हर बात का आकलन करते हुए अच्छे उम्मीदवार उतारे, बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार हमने उतारे हैं। लेकिन जो बाकी के दूसरे उम्मीदवार थे जो टिकट मांग रहे थे वो सब पार्टी नाराज हो गए। वो पार्टी नाराजगी तो एक स्वाभाविक है, होती है राजनीति में, लेकिन उन सब से हमारी बातचीत हुई है, वो सब पार्टी के काम में लगे। कर्णदेव कंबोज सीएम साहब मनाने पहुंचे, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ तक नहीं मिलाया, मान गए?
वो दिल्ली आ गए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलके गए हैं। और वो सब हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है, वो एक विचार के लिए काम करता है, पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी के कई कई पीढ़ियों के कार्यकर्ता हैं। कई कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद हरियाणा प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और ये सरकार लंबे समय तक रहे। आज़ादी का आंदोलन के बाद जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक सरकार रही, और आज अब 2014 के बाद भी हरियाणा प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारी हुई, जिस प्रकार से जनता ने संकल्प लिया है, मुझे लगता है 2047 तक देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। 2047 तक तो चलेगी, लेकिन कह रहे 2024 की डगर बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। कांग्रेस पार्टी वाले नेता कह रहे हैं आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की आंधी तो अभी इन्होंने सूची जारी की है। 32 लोगों की सूची जारी की है। 28 उनके विधायक हैं। 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक जेजेपी से आया हुआ उम्मीदवार, एक खिलाड़ी और एक उनका प्रदेश का अध्यक्ष। इस प्रकार से उन्होंने सूची जारी की है और उसका ही कितना विद्रोह है। आज कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता पार्टी छोड़ के और अलग डगर पर जाने वाले हैं। इस प्रकार का वातावरण कांग्रेस का पड़ा। उनकी तो सूची 32 चले गए ना कांग्रेस में, विधायक चले गए। हमारी तो संख्या एक विधायक की है और वो विधायक भी कभी भी वापसी कर सकता है, घर वापसी कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मण नापा घर वापसी कभी भी कर सकता है। वो एक भारतीय जनता पार्टी के विचार का, वो कांग्रेस में जब जाएगा, कांग्रेस के स्वभाव को देखेगा, कांग्रेस पार्टी की जब मीटिंग अटेंड करेगा उसको पता मतलब अभी नहीं, बाद में आप कह रहे हैं भले ही चुनाव लड़ ले कांग्रेस पार्टी से, लेकिन दिल नहीं लगेगा कांग्रेस पार्टी भी कहाँ, कांग्रेस पार्टी कहाँ किसको स्थान देती है। वो तो एक बरगलाने के लिए उनके पास समय है। अच्छा। और ऐसे कांग्रेस पार्टी, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार रखा है। आज बिल्कुल कांग्रेस पार्टी आज कमजोर है। इस लीड से जाहिर होता है लोकसभा में जो सीटें उन्होंने हारी हैं, उन विधायकों को भी टिकट दिया। इसका मतलब उन विधायकों के अलावा किसी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया। आपने देखा होगा जब इनको पता था कि 28 विधायकों को चुनाव लड़ाना है, उन सीटों पर भी 20-20 हजार रुपए कार्यकर्ताओं से ठगने के नाम पे लिए, अपने कार्यकर्ताओं को लूटने का काम किया। जिन्होंने लंबे समय तक देश को लूटने का काम किया, इस चुनाव के बहाने कार्यकर्ताओं को भी लूटने का काम तो किया। आप कह रहे मतलब पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बिल्कुल लगाना था तो लगा देते। ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से लूटने का काम करती है, इनके हर चीज से, इनकी हर एक्टिविटी से पता चलता है। और आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी आने वाले इस चुनाव में आप देखना, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम। तो मतलब कोई आंधी नहीं दिख रही है। कोई आंधी नहीं है, उनका हवा भी नहीं है। उनकी आंधी है तो भारतीय जनता पार्टी के नाम की आंधी है, उनके तो हवा भी नहीं है। तीसरी बार आंधी उनके तो टायर में हवा ही नहीं है, वो तो ऐसे बगैर हवा के चले। एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं बहुत है बीजेपी की सरकार को लेकर। ये कांग्रेस के लोग जो झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने इस लोकसभा चुनाव में भी देखा किस प्रकार से उन्होंने झूठ बोला है। और कांग्रेस का जो झूठ का पिटारा वो खुल चुका है। अब उनका झूठ बिकने वाला नहीं है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ गई है कांग्रेस की। जितने भी बीजेपी वाले नेताओं से मैं मिलती हूँ ना सर, हर कोई कहता है कि कांग्रेस की काट की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार नहीं चढ़ेगी। नायब सैनी साहब से मिली, उन्होंने भी यही बात कही। आपसे मिल रही, आप भी यही बात कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता जितने भी हैं सभी ये बात करते हैं। तो क्या जो हकीकत है वो बोलनी चाहिए। मीटिंग में ये लाइन सबको बताइए कि ये तो जरूर बोलनी है इंटरव्यू। प्रतिमा जी, ये हकीकत है। हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से। और अपना कोई अपने बेटे को सेट करने में लगा, कोई अपने। अच्छा, तो मतलब संगठन ने ऐसा नहीं कहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये लाइन नहीं बोलनी, ऐसा सिखाया नहीं है। नहीं, ये तो जनता बोल रही है। अच्छा, ये जनता बोल रही है, जनता की हम आवाज है। अच्छा, आप जनता से सुन के यहाँ पे बस जनता बोल। तो अभी हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भी बगावत शुरू हो गई है। लिस्ट सामने आ नहीं पा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कितने नाम आएंगे। आपने तो चले फिर भी 67 उम्मीदवार पहले लिस्ट में अनाउंस कर दिए, अब वो लोग 32 पे ही रह गए। मैंने जब 67 की लिस्ट जारी की तब मैंने मीडिया के सामने बोला था कि कांग्रेस 40 की भी सूची जारी नहीं कर पाएगी। उतनी हिम्मत नहीं है, कांग्रेस इतनी कमजोर है। वो उम्मीदवार ही तय करने में नहीं आ रहा है उनको। तो ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनावों में भी सबसे पहले सूची आप लोगों ने जारी कर दी, आपके उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे रहे, सामने कोई लड़ने के लिए आया ही नहीं, बहुत बाद में जाके कांग्रेस की सूची आई। आप लोगों ने कहा कि उस चीज से भी हमें नुकसान हुआ। और अभी भी जो सूची डीले हुई बीजेपी की, लोग ये कहने लगे कि बीजेपी भी शायद वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि पहले हम क्यों करें, उनको करने देते हैं या देखते हैं कि उनका कम से कम उनकी चाल क्या है।
भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की अपनी तैयारी होती है और हम अपनी तैयारी में लगे हैं और हमारे निरंतर बैठकों का दौर भी रहता है और हमारी सभाएं चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की 22 जनसभाएं 22 विधानसभाओं में हो चुकी हैं। अनेक जिलों में बैठ के हमारी जनसभाएं हो चुकी हैं। हम जन आशीर्वाद रैलियां प्रत्येक विधानसभा में कर रहे हैं और जन आशीर्वाद संपर्क अभियान हमारा हर विधानसभा में घर घर हमारा चला हुआ है। अच्छा बड़ौली साहब, एक बात बताइए, आप जन आशीर्वाद रैलियां कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर ये लग रहा है कि बीजेपी आशीर्वाद अपने नेताओं को नहीं दे पा रही है। जो बाहर से दूसरे नेता आए, जेजेपी वाले जितने भी लोग थे ब्लैक लिस्ट कर दिया था जिनको कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी में आए और तुरंत बीजेपी ने टिकट पकड़ा दी। तो अपनों पे आशीर्वाद क्यों नहीं, बाहर वालों पे इतनी मेहरबानी क्यों? हर सीट का अपना एक समीकरण होता है, हर विधानसभा का अपना एक समीकरण होता है और जिस विधानसभा के अंदर कोई फिट बैठता है तो उसी प्रकार से उम्मीदवार जनता के मन के मुताबिक देने आपके वाले फिट नहीं बैठ रहे थे? वो वहाँ जहाँ वो ठीक बैठते थे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठीक फैसला लिया और सही फैसला लिया और जनता की स्वीकार्यता है, जनता ने उनको स्वीकार किया है। आप देखेंगे वो चुनाव में जीत के आने वाले हैं। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा, 8 अक्टूबर को मालूम होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए एक एक करके तमाम उन सवालों के मैं आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। निर्दलियों के सहारे आप लोगों ने सरकार में रहे, हालांकि जेजेपी को ज़्यादा तवज्जो दी, निर्दलियों को तब भी नहीं दी। अब जब टिकट बांटने का समय आया, निर्दलीय ये वेट करते रहे, खासतौर पे रंजीत चौटाला, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां आपने उनको दी, कैबिनेट मंत्री बना के रखा, आपने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। पृथला से अगर हम बात कर ले, नैनपाल रावत की, उनको भी लगातार आप साथ लेकर चले, लेकिन अभी टिकट जब देने की बात आई तो ना रंजीत चौटाला को कंसीडर किया, ना नैनपाल रावत को कंसीडर किया। नैनपाल रावत वर्षों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे और वो आज ही पार्टी के साथ हैं। बहुत सारे विधायकों के हमारी अब तो साथ नहीं है, हमारी पार्टी के बहुत सारे विधायकों को टिकट नहीं मिला, मंत्रियों को नहीं मिला। ये जनता का किस प्रकार की ओपिनियन है उस हिसाब से भी सर्वे के आधार पर, जनता के मूड के आधार पर, कार्यकर्ताओं के मूड के आधार पर बहुत सारे फैसले हमारी पार्टी लेती है और हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सभी को बराबर का सम्मान देने वाली पार्टी है। कभी किसी का मौका लगता है, कभी किसी का मौका, तो और सबको काम करने का कुछ लोगों की तो आपने धमकी से बिल्कुल डरे नहीं, वो लगातार आंख दिखाते रहे, बीजेपी एकदम कॉन्फिडेंटली चलती रही और किसी की सुनी नहीं। लेकिन बात जब बादशाहपुर सीट की आई, राव नरवीर, कांग्रेस में जाने की चर्चाएं पूरी जोरों पे थी, लेकिन ऐन वक्त पे आप लोगों ने समझा दिया, मना लिया, अमित शाह के साथ बिठा दिया और फाइनल कर लिया कि भाई नहीं जाएंगे आप छोड़ के हमें। ये जो आपने राव नरवीर की बात करी है, ये वो हमारी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, मंत्री भी हमारी सरकार में रहे हैं। 14 काटी ना पिछली बार, तो कभी काट दी तो फिर दी भी तो पार्टी नहीं है ना। हाँ। पार्टी अपने हिसाब से करती है, सबको मौका काम का मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, सबके विश्वास के साथ। तो नरवीर जो अलग अलग मंचों से बीजेपी को बार बार ये कहते रहे सुपड़ा साफ हो जाएगा दक्षिण हरियाणा में, मुझे टिकट नहीं दी तो देखा ना क्या हाल हुआ, हार गए यहाँ से, आने वाले समय में और परेशानियां होंगी। बार बार कहते रहे मैं लड़ूंगा तो बीजेपी से या फिर कांग्रेस से, निर्दलीय नहीं, 2 ही पार्टियां हैं, दोनों में से किसी से भी लड़ूंगा। और इसके बाद तुरंत चीजें बदल गई। दीपक बाबरिया ने भी कह दिया कि हाँ ज्वाइनिंग की बात चल रही है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चुनाव के समय बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी अफवाहें चलती हैं और वो हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको मौका दिया है, वो पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। क्या प्लान है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की, विनेश फोगाट का उसमें नाम डाल दिया गया। विनेश के साथ जिस तरीके से जन भावनाएं पूरे हरियाणा की रही, खिलाड़ियों का प्रदेश है, आपको क्या लगता है विनेश का राजनीति में जाने का फैसला सही है? ये हर खिलाड़ी का अपना फैसला होता है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का सहारा खिलाड़ी को बनाया है, ये एक एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के कर रही है और ये खिलाड़ियों के साथ भी खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ है कि एक खिलाड़ियों को आंदोलन में धकेल के खिलाड़ियों को फिर इस प्रकार से करके, तो ये खिलाड़ियों को आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने धकेला, बिल्कुल साफ जाहिर होता है। इससे आप देखें ना, भाकर भी हमारे देश की खिलाड़ी थी, 2 मेडल जीत के लिए आई, उनके स्वागत के लिए तो नहीं पहुंचे, या तो सभी खिलाड़ियों के, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता सभी खिलाड़ियों के सम्मान में पहुंचते हैं। हम
विनेश फोगाट का भी सम्मान किया हमने तो सबका बराबर सम्मान तो किया। दिनेश को लेने के लिए एयरपोर्ट चले जाते ना, बीजेपी के नेता गए बीजेपी थे। के नेता हमारे गए हुए थे। हाँ, कौन? बीजेपी के नेता दिखे तो नहीं, वहाँ तो सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही दिखे। वो दिखते हैं, वो आगे थे, हमारे नेता भी वहाँ थे, पार्टी के कौन से? बहुत सारे नेता थे ऐसे। अच्छा, मतलब कोई बड़ा नेता नहीं था, बड़ा नेता नहीं था, लेकिन हमारे नेता तो थे। तो मतलब हमारी ऐसा पार्टी क्यों की कि भाई- अभी तक भी सीएम साहब मिले नहीं विनेश फोगाट से? सीएम साहब ने सबसे पहले उनको बधाई दी, सबसे पहले उनको जो सम्मान देना चाहिए सरकार ने वो हमने दिया, कि अगर वो जीत के नहीं आई उसके बाद भी उनको वही दर्जा हमने दिया, वही जो हाँ। फैसिलिटी सरकार देती उन्होंने क्यों दी। और लेकिन उन्होंने जिस भाव के साथ जिधर उनका झुकाव रहा वो सब जग जाहिर तो है। खिलाड़ियों पे ओवरऑल इम्पैक्ट करेगा क्या या विनेश का डिसीजन, या खिलाड़ियों अगर को जब खिलाड़ियों को प्रदर्शन कर रहे हमने थे- भी चुनाव लड़वाया, सर, खिलाड़ियों का एक सवाल सम्मान मैं किया। पूरा कर लेती हूँ। जब खिलाड़ी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली में लगातार अपनी मांगों को उठा रहे थे, तो उस वक्त आपको लगता है क्या हरियाणा सरकार को थोड़े और जिम्मेदार तरीके से इसको पूरी समझना पूरी चाहिए था पूरी या हैंडल जिम्मेवारी किया जाना चाहिए पूरी था? जिम्मेवारी के साथ बात की है, लेकिन कोई ना समझे उसका इलाज क्या है। तो ओवरऑल पूरा- खिलाड़ियों पूरा- पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या विनेश के डिसीजन का? बिल्कुल, हमारे बड़े नेताओं ने बात की, बड़े नेताओं के साथ उनकी बात हुई, लेकिन जो मन से पहले से ही समझना नहीं है। अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगा सकते हैं, लेकिन जगे हुए को जगाना ये इस प्रकार की प्रक्रिया थी। तो मतलब ज्यादा वो- कोई आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो तो आने वाला रिजल्ट बताएगा, देश की जनता बताएगी। आज वो जिस प्रकार से चुनाव की मूवमेंट चलेगी, किस प्रकार से जनता का रिस्पॉन्स जनता बताएगी, हम क्या बात अब बताएंगे। किसानों की करते हैं, क्योंकि हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो कृषि प्रधान हरियाणा है, दूध दही का खाना है, और हरियाणा जैसे प्रदेश में किसानों की लगातार सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा। हमने देखा जिस तरीके से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, आज भी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हैं, बॉर्डर पूरे तरीके से बंद है। उसका खामियाजा आपको लगता है भुगतना पड़ेगा, उसको लेके नाराजगी है? आज पूरे देश का किसान समझता है, जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी है। और हरियाणा प्रदेश में जहां 23 फसलें MSP पे खरीदने की गारंटी, और हरियाणा पहला ऐसा प्रांत है जो किसानों को सबसे पहले सब सुविधाएं देने का काम करता है। उस प्रदेश में भी लंबा आंदोलन चला है, वो आंदोलनकारी आज भी बैठे हैं। पंजाब में जो किसान हैं, क्या पंजाब सरकार जो उनको सपोर्ट करती है, क्या उन्होंने वो चीज़ें दी जो हरियाणा सरकार ने दी? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं कि हम किसानों को पूरा, तो हरियाणा को क्यों घेरा जाता है? हरियाणा की सरकार को ये क्यों कहा जाता है कि ये किसान ये हितैषी नहीं है? ये एक राजनीति का तंत्र किसान की आड़ में कांग्रेस ने हमेशा से राजनीति करने का, कांग्रेस पार्टी का पुराना एक कल्चर है। वो जब भी कोई आंदोलन सीधा नहीं करते, वो प्रोक्सी वार करते हैं। कभी किसानों को आगे ले लिया, कभी खिलाड़ियों को ले लिया, कभी मजदूरों को ले लिया, कोई ना कोई ऐसे किसी न किसी की आड़ में लड़ाई लड़ती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ रही। मतलब किसी को ढाल बना के किसानों को ढाल बनाया, खिलाड़ियों को ढाल बनाया। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है अपना। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की राजनीति की है, हमने कभी किसी को ढाल नहीं बनाया। अपने मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं, देश की जनता से सब जानती है। और देश की जनता ने जो विश्वास, आज तीसरी बार देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये उसी का परिणाम है कि हमारी स्वीकार्यता जनता के अंदर बढ़ी है। और लगातार जहां हमारी सरकार आती है, लगातार लंबे समय तक हमारी सरकार रहती है, उसका एक कारण है। जातिगत जनगणना को लेकर लगातार राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये होनी चाहिए। हालांकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दल हैं, वो जातिगत राजनीति को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इस बारे में जब बात आती है तो कोई जवाब ढंग से पहले तो दिया राहुल नहीं गांधी जाता है। बताए ना उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो पहले वो अपना स्पष्ट करे। बाकी लोगों से पूछने की बजाय वो खुद पहले तो आके तो बताए कि वो क्या है, उसके बाद उसने इस प्रकार के मुद्दे उठाने नहीं, चाहिए। आपको पहले लगता अपने है आप को आपको स्पष्ट लगता है करना होनी चाहिए, चाहिए। अपने आप को उसने स्पष्ट करना चाहिए। और देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये इस प्रकार के वाद नहीं होने चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। देश का कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी है, उसने राष्ट्रवाद पे काम करना है। ये पूरा राष्ट्र हमारा एक हरियाणा में एक का हमने नारा दिया है, उसको सिद्ध करके दिखाया है। नारा तो आप भले ही दे रहे हैं, लेकिन आरोप सबसे ज्यादा आप लोगों पे लगता है कि लोगों आरोप को तोड़ना, आरोप लोगों को लगाना, मारना। प्रतिमा जी, आरोप लगाना, आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है। राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है, और कांग्रेस पार्टी ऐसा करती रही है। आरोप लगाएंगे, किसानों के बारे में लगाएंगे, खिलाड़ियों के बारे में लगाएंगे, और
ये जो सारे आरोप लगाते हैं, ये लगाने का काम उनका, लेकिन जनता क्या उन आरोपों को मानती है? क्या जनता उनको स्वीकार करती है? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ जनता का मन बन चुका है। 2 करोड़ वोटर आज हरियाणा प्रदेश में है। आप देखना, अब की बार लोकसभा का चुनाव हुआ, 40% वोट हमें मिला है। कांग्रेस 3% वोट हमारे से पीछे है। और जब चुनाव होगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में लेकिन बनेगी। लोकसभा में तो आप देखिए मोदी फैक्टर एक बड़ा कारण होता है कि वोटर समझता है कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट देनी है, मोदी जी को मजबूत करना है। उस जगह पर भी, मोदी उस जी चुनाव पे भी जब आप हाफ 50-50 मैच ड्रॉ हो गया। आज तो मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा का स्वभाव रहा है, जब केंद्र में सरकार जिस पार्टी की होती है उसी में हरियाणा में बढ़ती है। 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हरियाणा में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। और अब आप देखना, तीसरी बार हरियाणा में तो और मजबूती से 2024 सरकार केंद्र में आई, में, लेकिन हरियाणा में तो दो बसाखियां लेनी पड़ गई, एक जेजेपी वाले, एक निर्दलीय। जितने 2024 में आप देखेंगे स्पष्ट बहुमत की सरकार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की। आपको नहीं लगता है कि इस चीज को सोच के आप लोग निश्चिंत बस ऐसे ही बैठे हैं ग्राउंड पे के ऊपर मोदी जी हैं तो नीचे भी हरियाणा वाले बीजेपी के साथ चले? हमारा जो कार्यकर्ता है ग्राउंड लेवल पर काम करता है, और आज हमारा 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश के हैं, और प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारा कार्यकर्ता काम में लगा है और जनता के बीच में है। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अफवाहें फैलाकर झूठ का सहारा लेकर राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी रियलिटी में लोगों की सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उसी पर हम काम करते हुए सेवा, सरकार के माध्यम से जो सेवा करनी चाहिए वो हमारी सरकार ने लगातार 10 वर्षों से आप की है। कह रहे हैं कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आप लोग टारगेट करते हैं, कहते हैं दामाद जी को सब कुछ दे दिया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक जेल में डाली है ना, क्यों नहीं डाली? जब कोई कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं ये ईडी का सहारा ले रही है, लेकिन जांच एजेंसियां अपने आप काम करती हैं। कभी भी सरकार ने किसी भी एजेंसी का इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। आप पूरे देश के अंदर जहाँ भी कहीं छापा पड़ा है, कांग्रेस के लोग ही क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त पाते हैं? क्योंकि अपने लोगों के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते, वो तो ये कहते हैं। निष्पक्ष जांच एजेंसी है, वो काम करती है। तो निष्पक्ष जांच एजेंसी को सिर्फ दूसरे विरोधी नेता और दूसरे विरोधी पार्टी वाले दिखते हैं, क्या बीजेपी वाले नहीं दिखते? वो अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो पकड़े वही जाएंगे। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने अगर कोई करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। आपके बड़े खास, बड़े करीबी, पिछली बार जो सरकार बनाने में जिनका अहम योगदान, किंग मेकर दुष्यंत चौटाला, उनको लेके भी बहुत तरीके के आरोप लगे। सदन में खड़े होके तमाम नेताओं ने आरोप लगाए, तो वो भ्रष्टाचार में किसी तरीके से संलिप्त हैं या क्लीन चिट बीजेपी की तरफ से? वो है तो जांच एजेंसी उस पर काम करेगी, उसका जवाब मैं थोड़ा ही दे सकता हूँ। उसका जवाब जांच एजेंसी है, निष्पक्ष का भाव से काम करती है। अब उन्होंने किया है तो वो भी फंसेंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। ईडी वालों को सुरेंद्र पवार दिख गए, राव दान सिंह दिख गए, उनके खिलाफ लगातार, उनके बेटे अक्षत के खिलाफ हालांकि, और कह रहे हैं राव दान सिंह को भी उस ट्रैप में ढकेलने की कोशिश बीजेपी ने की है। उन्होंने किया है तो उनको भरना पड़ेगा, और नहीं किया है तो उन्होंने डरना नहीं है। तो उन्होंने पाप किया है तो पाप का घड़ा तो कभी न कभी भरेगा, जब भरेगा तो वो जगर भी होगा। तो पाप का घड़ा उनका भरा है, वो पकड़े गए। 10 साल सरकार चलाने के बाद जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, चुनाव बिल्कुल सर पे थे, ऐसे में चुनावों की घोषणा से जस्ट पहले जो बड़े बड़े ऐलान आपकी सरकार ने किए, उससे आपको लगता है कि डरे हुए थे आप लोग कि भाई अब फटाफट कुछ करना पड़ेगा? जैसे सीएम चेंज कर देना लोकसभा चुनावों से पहले, फिर लोकसभा चुनाव होना, और उसके बाद अब जब विधानसभा का चुनाव होना था तो आप 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, लगातार अलग अलग वादे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने पेंशन 3,000 रुपये कर दी, आप बता रहे हैं कि भाई हम अग्निवीर स्कीम को लेके कितने ज़्यादा परेशान है, तो वहाँ पे हमने रिजर्वेशन और ये तमाम तरीके के जो काम हैं, कोशिशें, इसको करने लग गए। प्रतिमा जी, जो काम हमने किए हैं ये देश की जनता की डिमांड थी, और लोकतंत्र के अंदर जनता जिस प्रकार की डिमांड करती है उसको मानना सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छे ढंग से, आप ये देखिए कि कितने थोड़े समय, 56 दिन का समय उनको मिला, बाकी आचार संहिता लोकसभा में लग गई, फिर अब विधानसभा में लग गई। 56 दिन के अंदर कितने बड़े फैसले लिए, और जो भी फैसला लिया कांग्रेस पार्टी बोलती है घोषणाएं की है, हमने घोषणाएं नहीं की, हमने उसको लागू करने का काम किया है। तो ये डर तो नहीं था कि मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों की आवाज थी, हमने उसको सुन ली, लोगों की आवाज पहले क्यों नहीं सुनाई दी? 10 साल आपने सरकार चलाई हरियाणा में, 9.5 साल हमारी सरकार ने जो विकास के काम को कितनी तेज गति के साथ किया है,
विकास को कितनी तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में, चाहे सड़कें हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्कूलों का हो, चाहे कॉलेजों का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, और बहुत सारे डिपार्टमेंटों में कितना परिवर्तन करते हुए पारदर्शिता के साथ गरीब आदमी को न्याय देने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। जो गरीब के हक को दूसरे लोग दूसरे रास्ते से खा लेते थे, उसको चोरी के रास्ते को बंद किया। किस प्रकार से हमने पंचायतों को भी 21 लाख रुपए तक काम करने की पावर दी, किस प्रकार से महिलाओं को 50% का आरक्षण लोग कह रहे हैं ना, चुनावों से जस्ट हमने पहले कितने आप पंचायतों को अगर मजबूत महिलाओं करना को, चाहते थे तो हमने पहले खिलाड़ियों कर देते। को, किसानों को, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं हम लेके आए, और किस प्रकार से 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का नियमित करने का काम किया, 1,45,000 नई नौकरियां दी पारदर्शिता के आधार पर की। चाय वाले का बेटा, रेडी वाले का बेटा, नाई का बेटा, धोबी का बेटा, ऐसे जो राजनीति से भी पिछड़े हुए थे और सरकारी भागीदारी नहीं थी, सर्विस के माध्यम से भी भागीदारी नहीं थी, उनको भी भागीदारी देने का सबसे काम ज्यादा किया। पेपर लीक भी आपकी सरकार में है। हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, हमारी सरकार में कोई भर्तियां नहीं रुकी। कांग्रेस पार्टी ने भर्ती रोको गैंग बनाया, कोर्ट के माध्यम से भर्ती रोको गैंग बनाया, उन्होंने इतने सारी अड़चनें पैदा की, और उसके बावजूद भी हमारी सूझबूझ के साथ, हमने ईमानदारी से के साथ काम किया, और कोर्ट ने भी हमारी प्रत्येक पॉलिसी का समर्थन किया है। जो भी पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई है वो अगर कोर्ट में भी गई है तो कोर्ट ने उसकी सराहना की है। चाहे हमने पढ़ी लिखी पंचायतें बनाने का काम किया, लंबे समय तक कोर्ट में चले गए, पंचायतों को चुनाव रुक गए, ये कांग्रेस की नीति इस प्रकार से रही है, और उसको सराहा, वो पूरे देश में लागू, आज जनता की मांग है। 50% महिलाओं की भागीदारी की, वो भी कोर्ट में गई, कोर्ट से हम जीत के आए और वो उसको लागू किया है, वो महिलाओं को सम्मान किया। महिला सशक्तिकरण के बिल को हम लेके आए हैं, उन्होंने उसका भी विरोध किया, नई संसद बनी उसका भी विरोध किया। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है ये सब जनता जानती है, जनता जागरूक है, और मुझे लगता है कि इस विधानसभा 2024 का चुनाव एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का बना। आज भारतीय जनता पार्टी के नाम की आंधी है हरियाणा प्रदेश, आंधी है। महिलाओं का जिक्र करें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप लोग लेकर आए, कानून बनाया, पहली लिस्ट में उसकी झलक क्यों नहीं देखने को मिली? 8 महिलाओं को टिकट दिया आपने। अभी तो 23 हमारी बाकी है, अभी देखना, अब उनमें भी महिलाएं होंगी, और जो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा महिलाएं होंगी, कांग्रेस पार्टी से हर लिहाज से हमारी लिस्ट बढ़िया होगी, अच्छी होगी, और जिस प्रकार की भागीदारी प्रत्येक समाज की आपको हमारी लिस्ट में देखने को मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको भी बहुत कम समय मिला। आप नायब सिंह सैनी साहब के समय का जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा कम समय उनके पास था, उनसे भी कम समय आपके पास था। कितना बड़ा चैलेंज आप मेरे को तो 9 तारीख को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, और उसके तुरंत बाद चुनाव की शुरुआत हो गई, और एक चुनाव से निपटे दूसरे चुनाव में आ गए। हमें तो अपने संगठन को रिव्यू करने का भी समय नहीं मिला, हम उसी पुराने संगठन से काम चलाते हुए और पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेके, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे, और आप देखना बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने वाली। राय से विधायक अभी चुनाव लड़ने के लिए आपने मना क्यों कर दिया? आपकी नहीं इच्छा हुई कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? ये मेरी एक जिम्मेवारी बनती है। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, वही संगठन का कार्यकर्ता लोकसभा भी लड़े, वही संगठन का कार्यकर्ता फिर विधानसभा भी लड़े, सब चीज़ों में उसी की भागीदारी रहे। तो ये मेरे मन से फैसला था। अच्छा। एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते मेरा खुद का अपना फैसला था। कोई दबाव नहीं था? नहीं, दबाव किस बात का? हमारी पार्टी में तो अध्यक्षीय परंपरा है, अध्यक्ष जहाँ से चुनाव लड़ना चाहे लड़े। सीएम साहब का आपने बताया लाडवा से लड़ेंगे, सबसे पहले हरियाणा न्यूज़ पे हमने ब्रेक भी कर दिया, फिर सीएम साहब ने कहा नहीं, किसने कहा? मैं तो करनाल से लड़ूं। तो वो क्या सीएम साहब हमारे राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय, आपको पता था कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने इस बात को लेके जिक्र हुआ था कि भाई लाडवा से लड़ने जा रहे हैं आप? राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हमारी जो बातचीत हुई थी, और मेरी बातचीत से पहले ही वो टीवी पे चला रखा था, सभी चैनल उसको चला रहे थे। तो मैं कह रहा था ये विश्वास सूत्र लगा के आप दिखा तो देते हैं, तो मानेंगे ना कि हमारे सूत्र पूरे विश्वास। उसी बात की मैंने प्रशंसा की थी कि ये जो सूत्र वाला शब्द लगा के आप चलाते हैं, बड़ा गजब का है। हरियाणा में तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा? आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का कुमारी शैलजा को घोषित कर देना चाहिए। अब आप यहाँ पे दलित कार्ड खेल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गेम प्लान खराब करना चाहते हैं क्या? नहीं, कांग्रेस में अगर लोकतंत्र का, और अगर वो जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेके झूठ बोलने का काम किया, संसद में ही बोला, मंचों से ही बोला, उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म कर दें,
कुमारी शैलजा उनसे सीनियर नेता है, पुरानी नेता है, उनको डिक्लेयर करना चाहिए हरियाणा प्रदेश में कि भाई हम शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हमारी पार्टी ने नायब सैनी जी को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने घोषणा कर दी कि आने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी होंगे। तो डंके की चोट पर हम हर जगह बोल रहे हैं, कांग्रेस नहीं बोलना चाहिए। वो तो लड़ ही नहीं रहे ना, मुख्यमंत्री के चेहरे पे जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए किसी का नाम नहीं बता रहे हैं सामने। जाना चाहिए उनको, जाना चाहिए। जाना। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस को चुनाव में एक नाम के साथ जाना चाहिए मुख्यमंत्री के, और वो नाम होना चाहिए कुमारी शैलजा, क्योंकि कुमारी शैलजा नाम होगा तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, ऐसा है? नहीं, हम तो कह रहे हैं चाहे हुड्डा का नाम रखो, हमें क्या दिक्कत है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ जाए, हुड्डा रखो, नाम तो किसी का रखो ना, डर नहीं, हमें क्या डर है? नहीं डर है, हुड्डा का रखो। अगर हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा तो उन्होंने शैलजा का नाम लेना चाहिए, उसमें क्या? उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लेना। तो तमाम जनता को लगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि हमारा आने वाला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और हम उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में गए। चुनाव मनोहर लाल खट्टर साहब अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जन आशीर्वाद यात्रा उनकी, और 75+ का नारा, मनोहर लाल का चेहरा, गाड़ी आपकी रुक गई 40 पे? नहीं, गाड़ी 40 पे रुक गई, और लगातार फिर जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट दिया, हमने जनता का विश्वास के साथ सरकार चलाने का काम किया, और एक बिल्कुल सिस्टम से सरकार चली, लगातार चली, और जनता की जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई ना कोई फीडबैक लेते हैं, जनता की जो ओपिनियन लेते हैं, और हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। लोकतंत्र में देश की भावनाओं के साथ, देश की जनता की भावनाओं के साथ अगर सरकार चलती है तो अच्छी रहती है। ये लोकतंत्र की परंपरा होनी चाहिए, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो ठीक लिया। अच्छा, बार बार ना ये नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अभय चौटाला बीजेपी की ए टीम है, अभय चौटाला कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जननायक जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है। तो ये आपकी बी टीम है कौन सी? किसको आपने बी टीम के रूप में तैयार किया है? अंदर खाने की सेटिंग चल रही है आप लोगों को? हमने तो कभी किसी को बी टीम नहीं बताया। कांग्रेस पार्टी यही तो नैरेटिव सेट करती है। कांग्रेस पार्टी का काम यही है, झूठ बोलो, राज करो, लोगों को बरगलाओ, राज करो। लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ये बताए कि हमने अपने घोषणा पत्र में ये मुद्दे बोले, ये घोषणा पत्र जारी किया, ये हमने काम किया। हमने 2014 में जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, हमारी सरकार ने 5 वर्ष तक काम किया। हमारी सरकार ने 2019 में जो संकल्प पत्र जारी किया, अक्सर से पालन करते उसको पूरा किया। अब जो हम संकल्प पत्र अपना जारी करेंगे, उसी संकल्प पत्र पर हमारी सरकार काम करेगी। संकल्प पत्र में किसान ये कह रहे हैं आप आय दोगुनी करने की बात करते रहे, कहाँ तक पहुंची? आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरा का पूरा लागू करने की बात कही। मैं ये कहता हूँ 2014 में हमारी सरकार आई थी। 2014 में गेहूं का प्रति एकड़ कितनी इनकम थी, कितना उसका भाव मिलता था, कितनी उसको लागत थी, उस सारी का आकलन करिए, और 2025 तक हम इनकम डबल करने की जो बात करी है, उसका आकलन आप देखेंगे डबल मिलेगा। मतलब अगर बहुत सारी फसलें हमने ऐसी हैं, टर्म में ये आपकी सरकार को मौका मिले तो इनकम डबल होगी किसानों की। नहीं, हमने कहा था 2025 तक हम इनकम डबल करेंगे किसान की, और मैं 2014 से 25 तक का मैं आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। सब कुछ आजकल तो नेट पे है सारी चीजें, कि किस वर्ष क्या भाव फसल का था, किसान की लागत कितनी थी, इनकम कितनी थी। हमने किसान की जो उसकी फसल की लागत है उसको घटाने का काम किया, उसको कीमत देने का ज़्यादा काम किया, और बहुत सारी फसलें तो हमने ऐसे भाव बढ़ाए हैं कि उसमें डबल से भी ज़्यादा इनकम हुई, डबल से भी क्रॉस किया है। कई फसलें तो ऐसी भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान को मजबूत करने के लिए, क्योंकि किसान का बड़ा वर्ग है, और आज भी चाहे उद्योग धंधों में बहुत सारे रोजगार हैं, लेकिन किसान के काम में आज भी बहुत लोगों को रोजगार मिला है, और बहुत बड़ा सेक्टर है, किसान के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिला। आप कह रहे हैं रोजगार देने के लिए आपने तमाम कोशिशें की, और किसानों के लिए भी हालांकि लगातार आप लोग काम करते रहे, लेकिन रोजगार नेता वाला रोजगार और सरकार बनाने के बाद एक मंत्री वाला जो रोजगार होता है, उसकी सेटिंग के लिए दुष्यंत चौटाला फिर से ये कह रहे हैं कि मैं किंग मेकर बनूंगा। अगर आप नहीं पहुंच पाए जादुई आंकड़े तक, 40 पे आके गाड़ी रुक गई, या 35 पे रुक गई, 37 पे रुक गई, तो आपको लगता है आपकी प्रायोरिटी इस बार कौन होगा? दुष्यंत चौटाला को मौका देंगे, या कुछ निर्दलीय जीत के आएंगे तो उनको देंगे, या अभय चौटाला को साथ लेके सरकार बनाएंगे? अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने फैसला ले लिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता मान चुकी है
ये गरीब की सरकार होगी, कमजोर की सरकार होगी। एक किसान का बेटा, नायब सैनिक, एक पूर्व सैनिक का बेटा है, ओबीसी समाज से आता है, छोटे किसान का बेटा है। उनको पता है कि 56 दिन के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, जिस प्रकार से 56 दिन में लोगों को राहत देने का काम किया है, पक्का विश्वास उन्होंने कर लिया, फैसला ले लिया। जनता तो इंतजार में है 5 अक्टूबर को समय आए और कमल का बटन दबा के तो 8 अक्टूबर बहुत को होगा। बहुमत, बड़े बहुमत के साथ लेकिन बहुमत नहीं मिली अगर तो बहुत- आप जेजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे या निर्दलियों के साथ ये जाना स्पष्ट है प्रतिभा जी कि अब की बार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नायब सैनी जी तो कांग्रेस 70 दूसरी बार 80 पता नहीं मुख्यमंत्री क्या-क्या बने। बातें कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने जो सपना लिया उनका सपना अधूरा रहेगा। अधूरा जनता उनका सपना पूरा करने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता का फैसला है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने दीपक बाबरिया के एक वीडियो को देखा जिसमें बहुत ही इमोशनल थे, रो रहे थे और कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि मैं जितना आपके लिए कर पाया बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तमाम कोशिशें कर ली हैं। अब बावरिया को पता है, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से कांग्रेस पार्टी सारी टूटी हुई है कि जनता में उनका रिस्पॉन्स नहीं है, जनता उनको कोई भाव देने वाली नहीं है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिधर जाना है वो मन बना के बैठे हुए हैं, वो इंतजार में 5 अक्टूबर के। जैसे ही 5 अक्टूबर का समय आएगा, कमल का फूल दबा के स्पष्ट बहुमत की तो सरकार बाबरिया हरियाणा को में। इसलिए रोना आया या आंसू आए? ये रोने का कारण यही है कि अच्छा। भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जो उन्होंने सपना सजोया था, जो वो ख्वाब ले रहे थे, उनके ख्वाब अधूरे आपको रहे। लगता है कांग्रेस में अभी गुटबाजी है? कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा गुटबाजी रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो देश को भी तोड़ने का काम किया। अब आज इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने तो सत्ता के लिए अपने देश को तोड़ दिया है, देश का बंटवारा कर दिया है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, देश की जनता जान चुकी है। अब देश की जनता इसके बहकावे में आने वाली नहीं। आपके पुराने साथी चौधरी बीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह सिटिंग एमपी थे, लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले कांग्रेस में शामिल हो गए, टिकट नहीं मिली उनको कांग्रेस पार्टी से। अब विधानसभा चुनावों को लेके पहली सूची आई, उसमें भी बीरेंद्र सिंह परिवार का नाम ही नहीं है पहली सूची में। यही तो कलाकारी है कांग्रेस पार्टी की, यही कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। और कांग्रेस पार्टी उनको पता है किस प्रकार से उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका काम, अपने स्वार्थ की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, समय उनको अपने आप ठीक करता है। तो आपकी बीजेपी से जाने के बाद बात नहीं हुई बीरेंद्र सिंह से? नहीं, हमारे किसी नेता से बात हुई होगी, हमारे से तो नहीं। आपसे नहीं हुई, तो मतलब ये जायज़ है क्या? ऐसा करना चाहिए था या कम से कम पहली लिस्ट में तो शामिल किया जाना चाहिए था? नहीं, उनको शामिल करने की जरूरत भी क्या है कांग्रेस पार्टी के पास और बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वो अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए काम किया, बीजेपी की तरफ आ गए, अब अपने लिए उधर की तरफ चले गए। तो कांग्रेस ने सोचना उनका अंदरूनी मामला है। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह ने कह रहे हैं इस बार बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला पार्टी आला कमान पे। आप भी लगातार हर मीटिंग में रहे, तो मतलब बता ही दीजिए हमारे दर्शकों को कि कितना प्रेशर राव इंद्रजीत सिंह ने डाला और कितना प्रेशर पार्टी ने झेला। किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डलता और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किसी प्रेशर में आने वाला भी नहीं होता। तो दक्षिण हरियाणा की सीटें हम देख रहे हैं सारी उनके वो कहने पे सरकार बटी में हैं। मंत्री हैं, वो हमारे सांसद हैं। सारी सीटें उनके कहने पे बटी हैं। नहीं, वो सब पार्टी के फैसले से बटी है, कोई उनके कहने से नहीं बटी है। अच्छा, वो भी अपना नाम रखते हैं, पार्टी उस पर निर्णय लेती है। लेकिन क्योंकि ये कहना चर्चा- प्रेशर में है, हाँ। प्रेशर भारतीय जनता पार्टी में किसी का नहीं चलता। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सामूहिक फैसले होते हैं, किसी एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता है। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा सामूहिक फैसले करता रहा है। उनके दिल में भी ये टीस है कि सीएम नहीं बनाया गया मुझे। ये टीस तो हर कार्यकर्ता की होती है। राजनीति के अंदर जितने भी विधायक बनते हैं, प्रत्येक विधायक की ये टीस होती है, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। मोहनलाल बड़ौली को ये है क्या दिल में कि मुझे सबके CM में होती है, ये आप में ऑटोमेटिक भी- होती है, आप में सबके भी में होती है। आप में भी है। ये तो कहने की बात होती है, ये सबके। अगर संगठन किसी को कहेगा हाँ। तो उसको बना देता है संगठन। आपको भी लगता है मुख्यमंत्री बनना कोई गलत काम कभी नहीं है। किस्मत चमकेगी और मुख्यमंत्री CM बनना कोई बनने गलत का- काम हाँ। नहीं है। और कोई भी जो भी चुनाव लड़के विधायक बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इंद्रजीत सिंह को तो आपने इस सपने से बिल्कुल दूर रखा ना। मतलब इंद्रजीत वो जी पूरा- सांसद बने तो केंद्र में मंत्री बने। तो जो चुनाव जो व्यक्ति लड़ेगा, अगर मेरा ये सपना होता कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ता। पार्टी ने फैसला ले लिया, लोकसभा का चुनाव लड़वाया, तो लोकसभा का चुनाव लड़वा तो सांसद बनेंगे, सांसद ही का चुनाव लड़ेंगे, बस इतना सही है। तो मतलब ये- लेकिन बीजेपी में तो कुछ भी संभव है ना। नायब सिंह सैनी साहब को आप हरियाणा की राजनीति से ले गए दिल्ली की राजनीति में, फिर आप वापस केंद्र की राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लाए और फिर आप सीधा प्रदेश अध्यक्ष सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया। तो संभावनाओं का खेल तो है राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी में यही है सबसे बड़ा, एक साधारण कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी देके और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दे देते हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी की, लोकतंत्र की यही ताकत होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, आपने देखा है ना, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय विधायक भी नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ये हमारी पार्टी का एक विचारधारा की पार्टी है, राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है, जो देश के हित में, जनता के हित में जो अच्छा काम करने के लिए जिस कार्यकर्ता की उनके ध्यान में आता है, राष्ट्रीय नेतृत्व के ध्यान में आता है, वो उसको जिम्मेवारी देगा। तो उन नेताओं को क्या नसीहत देंगे? हालांकि आप कह रहे हैं आपने सबको मना लिया, आप भी कविता जैन से भी मिलने गए थे, मान गई, वो भी बहुत रो रही थी, उनकी भी बहुत वीडियो आई, तो मतलब हमें भी देख के बुरा लगा कि 2014 में मंत्री, फिर हार गई 19 में और अब टिकट ही काट दी। नहीं, वो टिकट काटना, टिकट देना, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और वो सब जानती है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने मना लिया, मान गई है? बिल्कुल मानी हुई है, बात हो गई पक्का? पक्का। कोई भीतरघात तो नहीं होगा? नहीं, किसी बीजेपी में कोई भीतरघात नहीं होता। जनता बीजेपी को वोट देना चाहती है और नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं। तो तमाम नेताओं को आप एक टिप तो दे दीजिए कि कम से कम मिलके चुनाव लड़िए, आपस में मत लड़िए। भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के और पूरे देश के भी, अन्य प्रांतों के भी नेता हमारे आएंगे, कार्यकर्ता चुनाव में लड़ेंगे और सभी एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेके तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे। स्पष्ट बहुमत में नायब सिंह सैनी बोलते बोलते 85 तक पहुंच गए, क्या अब की बार 85 पर? और जनता 85 तक भी पहुंचा सकते हैं। जनता का जब मूड बन जाए तो जनता तो जनार्दन है, तो 90 तक भी दे सकते जनार्दन है। लेकिन तीसरी टर्म में बार बार फोकस कर रही हूँ मैं इस पे, क्योंकि आप देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हो ही जाती है। और नायब सैनी जी की कोई नहीं है, नायब सैनी के प्रति तो प्यार है लोगों का। मनोहर लाल जी की थी, बिल्कुल प्यार है लोगों का। मनोहर लाल जी ने बहुत काम किए हैं, मनोहर लाल जी के काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्हीं की एंटी इनकम्बेंसी के चलते तो उन्हें हटाया गया। ये तो आज वो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद बनाए। एंटी इनकम्बेंसी होती तो सांसद कैसे बनते? लोगों का प्यार था, लोगों का आशीर्वाद लोगों ने दिया है और एक ऐसी परंपरा, समान विकास की परंपरा, सबके समान की परंपरा और सबको रोजगार के अवसर मिले, गरीब आदमी की भागीदारी सरकार में हो, बहुत सारी ऐसी परंपराएं मनोहर लाल जी बना के गए हैं। हम उनको और अच्छे से लागू करने का काम करें। तो आश्वस्त है कि सरकार 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन, INLD बीएसपी का गठबंधन और तमाम जो दूसरे नेता जो नाराजगी के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उसके चक्रव्यूह को भेद कर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे आप? चंडीगढ़ 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये जो क्षेत्रीय गठबंधन बने, कुछ सीटें इनको भी मिलेंगी, ये तो है नहीं कि वो जीरो पे आउट हो जाएंगे। उनकी भी अपना जनाधार है, उनका भी अपना कुछ एरिया ऐसा है, वहाँ से वो जीत के आएंगे और सभी की भागीदारी सरकार में। मतलब आप कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी भी कुछ लेके जाएगी, सभी लेंगे कुछ ना कुछ। INLD भी कुछ लेके जाएगी, पिछली बार एक ही लेकर आई थी, अब कुछ बेटर होगा अभय चौटाला का परफॉर्मेंस? वो तो जनता का है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेंगे। आपको क्या लगता है? आप तो घूमते हैं ना पूरे नहीं, प्रदेश हम में, घूमते हैं तो आपको मिलता उनका है? भी दिखाई देता है, उनका भी अपना जनाधार। अच्छा, थोड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो थोड़े से मजबूत होंगे तो आपको फायदा होगा। नहीं, फायदा तो जो मजबूत होगा उसको होगा। नहीं, आपको हम अपने आप में मजबूत जाट वोट काटेंगे तो आपको तो वैसे भी जाट वोट चाहिए। ये काटने वाला और ये काम हमारी पार्टी का नहीं है, ये हम सोचते भी नहीं है। लेकिन जो आदमी राजनीति कर रहा है वो भी अपनी एक वजूद रखता है, ताकत रखता है और मुझे लगता है कि सभी को भागीदारी, हरियाणा प्रदेश की जनता है वो सबको बराबर, बढ़िया कंपटीशन होगा, लेकिन बहुमत आप ही को मिलेगी। बहुमत भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ इस चुनावी स्टूडियो में अपना समय देकर इस तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया भड़ौली साहब आपका हरियाणा। थैंक यू, नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम, जय श्री राम। तो जय श्री राम के साथ इस इंटरव्यू को समाप्त कर रहे हैं मोहनलाल भड़ौली साहब। आश्वस्त हैं जीत को लेकर और ये कह रहे हैं कि तीसरी बार बहुमत के साथ बीजेपी, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वाकई में आपको लग रहा है इस तरीके से ग्राउंड पे फीडबैक मिल रहे हैं, या कांग्रेस की आंधी की जो बात हो रही है, जिसको भड़ौली साहब कह रहे हैं आंधी तो छोड़िए, हवा भी नहीं है, वो हवा उनके टायर में भी नहीं है और तमाम चीज़ें फुस हैं। क्या होगा 8 अक्टूबर को? हरियाणा वासी किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं, हरियाणा के लोग क्या करने जा रहे हैं, 8 अक्टूबर को मालूम होगा। लेकिन अपने इस चुनावी स्टूडियो के जरिए हरियाणा न्यूज़ तमाम दिग्गजों से आपको मिलवाएगा चुनावी तरीके में कितनी तैयारियां उनकी हैं, इस चुनावी समर में कितनी कड़ी मजबूती के साथ वो मैदान में हैं और
किस मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं अपने विरोधियों का, तमाम इसका आंकलन होगा। फिलहाल मोहनलाल बड़ौली साहब को आपने सुना, जो आश्वस्त है तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर। अब आप क्या इस पे मोहर लगाते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, नहीं, ये आपको फैसला करना है। लेकिन तमाम इस चुनाव के रंग हम आपको दिखाने का काम करेंगे ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो जाए, और जब आप वोट डालने जाए 5 अक्टूबर को तो अपना फैसला बहुत आसानी से कर पाए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज का ये खास कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।